14,000 करोड़ रुपये। यह कोई छोटे मोटे अपराध की रकम नहीं थी, और यह रकम भारत की एक सबसे सम्मानित आईटी कंपनी के खातों से रातों रात गायब हो गई थी। जब 7 जनवरी 2009 की सुबह इस कंपनी के चेयरमैन रामलिंगा राजू ने खुद एक ईमेल भेजकर कबूला कि वो अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड कर रहे थे, तो पूरे देश में भूचाल आ गया। ये घोटाला इतना भयानक था कि इसे भारत का एनरॉन कहा गया। एक समय था जब सत्यम कंप्यूटर्स का नाम दुनिया की टॉप आईटी कंपनियों में शुमार था। रामलिंगा राजू सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर माने जाते थे। उनकी कंपनी को कई अवार्ड्स मिले। सत्यम भारत की शान थी और राजू आईटी सेक्टर का चमकता सितारा। हर कोई उनके जैसा बनना चाहता था, हर निवेशक उनके स्टॉक में पैसा लगाना चाहता था। 1987 में शुरू हुई सत्यम कंप्यूटर्स ने तेजी से तरक्की की। राजू ने बताया कि कैसे उन्होंने सिर्फ 20 कर्मचारियों के साथ शुरुआत की और 2008 तक उनके पास 53,000 से ज्यादा एम्प्लॉय थे। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया थी। उनकी इमेज इतनी क्लीन थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। लेकिन दिसंबर 2008 में पहली दरार सामने आई। सत्यम ने अपनी ही 2 रियल एस्टेट कंपनियों मेटर प्रॉपर्टीज और मेटर इंफ्रा को खरीदने का ऐलान किया। इस डील की कीमत थी करीब $1.60 बिलियन। बाजार को ये डील बिल्कुल पसंद नहीं आई। निवेशकों को लगा कि राजू अपनी ही कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। नतीजा, सत्यम का शेयर धड़ाम से गिरा। निवेशकों और बोर्ड मेंबर्स के जबरदस्त विरोध के बाद राजू को कुछ ही घंटों में ये डील वापस लेनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा झटका था उनकी छवि के लिए, लेकिन राजू ने उस वक्त इसे पब्लिक ओपिनियन का सम्मान बताया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये डील रिवर्सल सिर्फ एक छोटे से हिमखंड का सिरा था, जिसके नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ छुपा था। अब राजू पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उनकी कंपनी की बैलेंस शीट में जो मुनाफा दिख रहा था, वो असल में था ही नहीं। फर्जी इनवॉइसेस, काल्पनिक क्लाइंट्स और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई संपत्ति, ये सब एक ऐसा बुलबुला था जो कभी भी फट सकता था। बैंक से लिए गए कर्ज जो रियल एस्टेट में लगे थे, वो भी वापस नहीं आ रहे थे। राजू को पता था कि अब खेल खत्म होने वाला है। ऑडिटर्स सवाल पूछ रहे थे, बैंक दबाव डाल रहे थे। उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो सब कुछ खो देना या फिर सच कबूल करना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 7 जनवरी 2009 की सुबह उन्होंने अपने बोर्ड को एक ईमेल भेजा। वो ईमेल जिसने भारत के कॉर्पोरेट इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस ईमेल में राजू ने कबूल किया कि उन्होंने पिछले कई सालों से कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हेरफेर किया था। यह एक ऐसी घोड़े की सवारी थी जिस पर से मैं उतरना चाहता था, उन्होंने लिखा। ये सिर्फ एक झूठ की खाई थी जो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने बताया कि कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस के नाम पर जो दिखाया जा रहा था, वो असल में था ही नहीं। इस खबर ने शेयर बाजार में सुनामी ला दी। सत्यम का शेयर एक ही दिन में 78% गिर गया। लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपये पल भर में स्वाहा हो गए। बाजार में हाहाकार मच गया। छोटे मोटे निवेशक से लेकर बड़े बड़े फंड मैनेजर्स तक सब बर्बाद हो गए। इस स्कैंडल ने भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर की नींव हिला दी थी। भारत सरकार तुरंत एक्शन में आए। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय और सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ने जांच के आदेश दिए। सत्यम के बोर्ड को भंग कर दिया गया और सरकार ने कंपनी को बचाने के लिए अपने नुमाइंदे नियुक्त किए। यह एक ऐसी कंपनी थी जिसे भारत की इमेज के लिए बचाना जरूरी था। सीबीआई और एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ने राजू और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब ये सिर्फ एक अकाउंटिंग फ्रॉड नहीं, बल्कि एक क्रिमिनल केस बन चुका था। जांचकर्ता हर एंगल से मामले को खंगाल रहे थे। उन्हें समझना था कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह घोटाला कैसे और क्यों हुआ। इस घोटाले का मुख्य चेहरा रामलिंगा राजू थे, लेकिन इसमें उनके भाई, कंपनी के सीएफओ और यहां तक कि ऑडिटर्स भी शामिल थे।
ये सब एक टीम की तरह काम कर रहे थे ताकि सच्चाई कभी सामने न आ सके। सवाल ये था कि ऑडिटर्स, जिन्हें कंपनी के खातों की सच्चाई बतानी थी, उन्होंने आंखें क्यों मूंद रखी थी? घोटाले का तरीका बेहद शातिर था। राजू ने फर्जी इनवॉइसेस बनाए जिनमें ऐसे क्लाइंट्स के नाम थे जो कभी मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने कंपनी की आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स पेश किए। यहां तक कि कंपनी में फैंटम एम्प्लॉइज भी थे जिनके नाम पर सैलरी निकाली जाती थी जो राजू की जेब में जाती थी। हर साल ऑडिटर्स आते थे लेकिन उन्हें भी गुमराह किया जाता था। राजू एक ऐसा एम्परर ऑफ लाइज बन चुका था जिसकी कहानी इतनी परफेक्ट थी कि किसी को शक ही नहीं होता था। वो लगातार नए प्रोजेक्ट्स दिखाते थे, नए क्लाइंट्स बताते थे, लेकिन असलियत में ये सब सिर्फ कागजों पर था। ये सब एक भयानक वेब था। सरकार ने केपीएमजी को इस मामले की फॉरेंसिक ऑडिट करने को कहा। उनकी रिपोर्ट ने सारे राज खोल दिए। केपीएमजी ने दिखाया कि कैसे 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और बैंक बैलेंस फर्जी था। 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू झूठा था। रिपोर्ट में साफ हो गया कि सत्यम की बैलेंस शीट सिर्फ एक धोखे का पुलिंदा थी। जांच से पता चला कि राजू और उनके परिवार ने इस पैसे का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगाया था। उन्होंने बेनामी संपत्तियां खरीदी, जमीनें हथियाईं। ये सिर्फ कंपनी को बड़ा दिखाने का खेल नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत लालच का एक काला अध्याय था। लोगों की मेहनत की कमाई को इस तरह से अपनी जेब में डाला जा रहा था। जल्द ही रामलिंगा राजू, उनके भाई राम राजू, सीएफओ वडलामणि श्रीनिवास और अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कोर्ट में एक लंबा मुकदमा चला। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम का इम्तिहान था। क्या न्याय मिलेगा या शक्तिशाली लोग बच निकलेंगे? 7 साल बाद 2015 में सीबीआई कोर्ट ने रामलिंगा राजू और अन्य 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। उन्हें 7 साल की जेल और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में एक लैंडमार्क फैसला था। इसने एक संदेश दिया कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। इस बीच सत्यम कंप्यूटर्स को महिंद्रा ग्रुप की टेक महिंद्रा ने खरीद लिया। सत्यम नाम को खत्म कर दिया गया और इसे टेक महिंद्रा में मिला दिया गया। एक कंपनी जो कभी भारत की शान थी, उसे एक नए नाम और एक नई शुरुआत मिली। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम खुद को ठीक कर सकता है। सत्यम स्कैम ने हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिटिंग के महत्व को समझाया। इसने सेबी और अन्य नियामकों को सख्त कानून बनाने पर मजबूर किया। अब कंपनियों के लिए अपने खातों में पारदर्शिता रखना अनिवार्य हो गया। यह एक कड़वा सबक था, लेकिन जरूरी था। इस स्कैम ने भारतीय कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा हिला दिया था। भारत को अपनी साख वापस बनाने में काफी समय लगा, लेकिन धीरे धीरे नए नियमों और सख्त निगरानी से भारतीय बाजार फिर से मजबूत हुआ। ये दिखाता है कि एक धोखेबाज कैसे पूरे देश की छवि को प्रभावित कर सकता है। सत्यम स्कैम को अक्सर भारत का एनरॉन कहा जाता है, जो अमेरिका का एक बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड था। दोनों में समानताएं थीं, झूठे मुनाफे, इन्फ्लेटेड एसेट्स और शेयर होल्डर्स का धोखा। ये दिखाता है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती और ये दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। सत्यम कांड को 1 दशक से ज्यादा हो चुका है। सवाल ये है कि क्या ऐसे घोटाले आज भी संभव हैं? क्या हम वाकई सीख चुके हैं या लालच का राक्षस किसी नए रूप में फिर से हमला कर सकता है? यह एक ऐसी चेतावनी है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सत्यम स्कैम भारतीय इतिहास के काले अध्यायों में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ चमक धमक देखकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।